कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। बेटा नमस्कार। मैं आप सभी को आज ग्रेट मॉर्निंग कहने वाला हूँ। तो मेरी तरफ से आप सभी को ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। दोस्तों, ये एक सुबह ही है जो हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो कर देती है बेटे। और बेटे उसी एनर्जी से, जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी लाइफ में वो सक्सेस अचीव करेगा। तो बेटे सुबह सवेरे कहते हैं जो सूर्य भगवान है, जो सूर्य देव है, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा, हम सब इंसान हैं और हम सब इंसानों के लिए सूर्य देव रोज सुबह हमें धूप और किरणें देते हैं, जिससे फल फूल और चीजें हमारे लिए तैयार होती हैं। तो बेटे पढ़ाई के साथ साथ अगर आप कुछ और बातों का भी ध्यान रखें, जैसे सूर्य को जल देना, जैसे माता पिता के आशीर्वाद को लेना, जैसे उनकी सेवा करना, जैसे पोलाइटली बोलना, बेटे ये सारी बातें भी आपके विकास में काम आती हैं। और मैं ये समझता हूं कि आपका सीएमए का कोर्स जल्दी पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे आप, सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहेंगे 18 घंटे तभी जाके पास होंगे। नहीं बेटे, मैंने बेटे सीए भी किया, मैंने सीएस भी किया और मैंने सीएमए भी किया। मैंने उसके बाद आईएफआरएस लंदन का कोर्स भी किया। मैंने आजकल सीएफए कर रहा हूँ यूएसए का। मैंने फिर वैल्यूएशन का कोर्स भी किया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से। मैंने ये सारी बातें की बेटे, सारी की सारी बातें की। मैंने एक बात पाई कि बेटे इन सभी कोर्सेज में हार्ड वर्किंग होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इंटेलिजेंट होना। तो एक बात आप समझ लें, आप अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो होने भी नहीं चाहिए थे। बेटे अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप आराम से ये सभी कोर्सेज कर सकते हो। ना तो मैं इंटेलिजेंट था, ना हूं, ना बनना है बेटे। मुझे तो बस हार्ड वर्क से प्यार है बेटे। मैं हार्ड वर्किंग था, हार्ड वर्किंग हूं और हार्ड वर्किंग ही रहूंगा। बेटे मैं आजकल एक सीरियल देख रहा हूं अशोक। अशोक के जीवन में कितनी परेशानियां आई, कितने उतार चढ़ाव आए, और उन सभी उतार चढ़ाव में अशोक ने हिम्मत से, पेशेंस से काम किया। तो कहते हैं जब हम मन लगाकर पेशेंस से, बड़ों के आशीर्वाद से काम करते हैं तो एक नियति होती है, नियति नेचर बेटे, वो भी मदद करता है उस चीज को हमें देने में। क्योंकि बेटे नियति का भी तो ऑब्जेक्टिव है कि सबका भला हो, सबका उपकार हो, सबका फायदा हो। तो बेटे मैं तो यही चाहूंगा कि आप सभी सबके परोपकार की भावना रखें, माता पिता का आशीर्वाद लें और सुबह सूर्य को जल दें। और मैं कहता हूं एवरेज भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। बस बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज एक नया लेक्चर लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन जो हमारा पेंडिंग चल रहा है, लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन जो चैप्टर आज हमारा पेंडिंग चल रहा है, जो मतलब हम चैप्टर कर रहे हैं, मैं बेटे आज उसी चैप्टर में लेक्चर नंबर 3 लेने के लिए शुरू कर रहा हूं। और मैं यहां पे लिख रहा हूं लेक्चर नंबर 3। बेटे लेक्चर 3 शुरू करेंगे आज। लेक्चर 3 ये जो टॉपिक है लीज वर्सेस बाइंग का, आज मैं लेक्चर 3 शुरू करूंगा। और बेटे आज मुझे लगता है कि अगर मैंने थोड़ा सा लंबा ले लिया ये लेक्चर, 1.5 से 2 घंटे का, तो आज ये चैप्टर भी कंप्लीट हो सकता है, होने की कगार पे है। तो बेटे मुझे आज क्या क्या बताना है मैं थोड़ा सा बता दूं। एक तो मुझे एक कंसेप्ट बताना है, इफ लीज रेंट इज पेड इन द बिगिनिंग,
बेटे पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने ये बताया कि अगर लीज रेंट एंड में पे करे तो क्या होगा। तो मुझे एक बात तो ये बतानी है, इफ लीज रेंट इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईयर, और दूसरी बात ये बतानी है कि अगर आप लोन नहीं लेते, लीज वर्सेस हायर परचेज, मतलब आप लोन ना लेकर आप उस एसेट को हायर परचेज में ले रहे हैं। ठीक पहचाना बेटे, सीएस फाउंडेशन में आपने हायर परचेज किया हुआ है, वही वाला हायर परचेज। तो बेटे आप ओनर दो बेसिस पे बन सकते हो, या तो आप लोन लेकर उस एसेट को खरीद सकते हो, और दूसरा आप हायर परचेज में उस एसेट को ले सकते हो। तो बेटे इसके साथ एक बात और बतानी है कि लेजर के केस में अगर आपको आ जाए इवेल्युएशन करना कि उसको कितना लीज रेंट लेना चाहिए, कितना कम से कम लीज रेंट लेना चाहिए, कितना कम से कम लीज रेंट लेना चाहिए। तो अगर बेटे ये तीन बातें आपको समझ आ गई आज, लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे लग सकते हैं इस लेक्चर में, लेकिन बेटे ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुन लिया और इस लेक्चर को ध्यान से मेरे साथ साथ क्वेश्चंस कर लिए, तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपके 80 प्लस से कम लेकर आए, प्लस आपका विश्वास अपने ऊपर कि आपके 80 प्लस आ जाएंगे। बस बेटे इन्हीं बातों से हम लाइफ में आगे बढ़ते। आइए हम सभी लेक्चर 3 की शुरुआत करेंगे, और लीज रेंट अगर बिगिनिंग में दिया जाए तो कैसे पे करते हैं। मैं आपको कहता हूं कि पहले तो आप कंसेप्ट वाला पेज खोल लें, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए बेटे। ये देखिए मैंने आपके सामने कंसेप्ट वाला पेज खोल भी लिया। ये मेरे 18 कंसेप्ट है जो मैं लीज वर्सेस बाइंग में सीए आईसीएम में फाइनल में भी बताता हूं, लेकिन बेटे सीएस फाइनल में ये कैपिटल बजटिंग के साथ है, लेकिन मैंने इसका चैप्टर अलग बना दिया क्योंकि इसमें बच्चे कम इंपॉर्टेंस देते थे, और बेटे पेपर में बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो बेटे कंसेप्ट 1 को टिक लगाएं, मैंने लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन बता दिया। बेटे कंसेप्ट 2 को भी टिक लगाएं, केस स्टडी भी बता दी। बेटे मैंने कंसेप्ट 3 को क्रॉस कर दें, आपको नहीं करना कंसेप्ट 3, आपको कंसेप्ट 4 भी नहीं करना, सीएस प्रोफेशनल को नहीं करना, कंसेप्ट 5 नहीं करना। एक बच्चा तो इतनी जल्दी जल्दी खुश होकर क्रॉस लगा रहा है कि करना ही नहीं है। हाँ बेटे खुशी की बात है। याद कीजिए वो स्कूल के दिन जब आपको नहीं पता होता था कि कल की छुट्टी, और अचानक अनाउंसमेंट होती थी कि कल छुट्टी है, कितनी खुशी होती थी बेटे, कितनी खुशी होती थी बेटे। बस वही तो है। ठीक है जी, तो कंसेप्ट नंबर 6 भी काट दीजिए। कंसेप्ट नंबर 7 मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, बाइंग ऑप्शन लोन एग्रीमेंट, लेक्चर 1 में कवर कर लिया था। कंसेप्ट नंबर 8 फीचर्स ऑफ बाइंग ऑप्शन कर लिया था। कंसेप्ट नंबर 9 इवैल्यूएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी कर लिया था। फिर कंसेप्ट नंबर 10 हमने लेक्चर 2 में किया था, मैचिंग और इनडिफरेंस रेंटल्स। बेटे कंसेप्ट नंबर 11 चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट डिस्काउंट ट्रेड फॉर लेजर आज करेंगे। फिर कंसेप्ट नंबर 12 चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट फॉर लेजी एंड बोरोवर आज कर लेंगे। वैसे ये दोनों को दोनों फाइन सीए और आईसीएम में फाइनल के लिए है, फिर भी हम कर लेंगे थोड़ा सा। कंसेप्ट नंबर 13 कंफ्यूजन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन आइटम्स। बेटे कई बार कॉमन खर्चे होते हैं, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया था लेक्चर 2 में, तो उसमें बताया था कुछ खर्चे होते हैं जो दोनों ऑप्शंस में होते हैं, तो उसको इग्नोर ही कर देते हैं। लीज वर्सेस बाइंग हायर परचेज ऑप्शन आज करेंगे। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन भी देख लेंगे। बेटे छोटे छोटे तो कंसेप्ट, आप घबराइए मत कि आज बहुत सारा करना है, बहुत छोटा छोटा ही है। और फिर इवैल्यूएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजर, और बेटे लास्ट में फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। 17 और 18 भी आप छोड़ सकते हैं सीएस फाइनल के लिए। तो आइए इन्हीं सभी बातों के साथ डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास बेटे, विश्वास पूरा है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आइए जी, आइए मैं चाहता हूं कि आप एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए। अभी कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट तो यही चल रहा है बेटे। आप 10वां कंसेप्ट लिख रहे थे, कंसेप्ट 10
के 1000 लिख दिए, चलिए कंसेप्ट 10A लिख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नोट की जगह लिखिए कंसेप्ट 10A, कंसेप्ट 10A, कंसेप्ट 10A, और ये D पॉइंट को कंसेप्ट 10A में लिखना है, आप पहले लिख लें। In case lease rent slash other expenses arises from the beginning of each year, in case lease rent slash other expenses arises from the beginning of each year, अंडरलाइन कर दीजिए beginning of each year। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा अभी तक क्या बिगिनिंग नहीं थे? बेटे उसको तो थप्पड़ मारना चाहिए। ये देखिए, ये डंडा बनाया मैंने, ये डंडा दिख रहा है, उसको तो थप्पड़ मारना चाहिए। अभी तक जितने भी थे बेटे वो एंड के थे, हम ये मानते थे कि वो लीज रेंट एंड में दे रहे हैं, हम ये मानते थे कि वो लीज रेंट एंड में दे रहे हैं। आप समझ आ रही है आपको? चलिए आइए तो लिख लीजिए पहले, फिर मैं बताऊंगा। There are two treatments in case lease rent being paid in the beginning of each year. बेटे there are two treatments. बेटे there are two treatments in case lease rent being paid in the beginning of each year. There are two treatments in case lease rent is paid in the beginning of each year. ठीक है जी, आइए जी पहले लिख लें आप केस स्टडी, फिर मैं बता दूंगा। केस स्टडी उसी के नीचे कंसेप्ट 10A के नीचे ई पॉइंट छोड़ दीजिए, खाली केस स्टडी लिखिए। लीज रेंट पेड इन द ईयर 0, 10,000 मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, टैक्स रेट 40% है। मेथड 1, वैसे मेथड 1 में हम एक assumption ले रहे हैं, इफ टैक्स सेविंग इज कंसिडर्ड इन ईयर 0, if tax saving is considered in year 0, if tax saving is considered in year 0 only, then after tax lease rental in the year will be minus 10,000 plus 4,000 equal minus 6,000। वो तो नॉर्मल हम सोचते ही हैं, लेकिन बेटे मेथड 1 से अच्छा मेथड 2 है, एक बार आप लिख लें। इफ टैक्स सेविंग इज कंसिडर्ड इन ईयर 1, हम नहीं मानेंगे हमने नया काम शुरू किया है, या कोई इनकम ही नहीं है दूसरी, तो बेटे 0 पीरियड की जो टैक्स सेविंग है वो तो फर्स्ट ईयर में होगी। लिख लें इफ टैक्स सेविंग इज कंसिडर्ड इन ईयर 1, ईयर 0 में माइनस 10,000, ईयर 1 में प्लस 4,000। देखो बेटे मैंने भी लिख दिया। अब बेटे एफ नहीं लिखना, उसके नीचे अगली लाइन में लिखना इट इज बेटर टू फॉलो मेथड 2, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आया उसकी गाइडलाइन में स्टडी में उन्होंने मेथड 2 मेथड 2 किया है, और बेटा दोनों से आंसर तो डिफरेंट आएगा ही, ये बात मैंने लिख दी। आंसर अंडर बोथ द अल्टरनेटिव विल बी डिफरेंट बट नॉट विद अ ह्यूज मार्जिन। आंसर अंडर बोथ द अल्टरनेटिव विल बी डिफरेंट बट नॉट विद अ ह्यूज मार्जिन। ठीक है जी, आराम से बैठे, कोई जल्दी है ही नहीं। लिख लिया कंसेप्ट 10 ने, लिख लिया। अब हमारे कंसेप्ट नंबर 11, एक दो कंसेप्ट इकट्ठे लिख लेते हैं बेटे, फिर मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। कंसेप्ट नंबर 11, चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट फॉर लेजर। अभी इसका यूज नहीं होगा, जब होगा तब देखेंगे, खाली लिखने का कार्यक्रम बंद कर देंगे, इसलिए बार बार स्लाइडें खोलनी पड़ती है। इसलिए फॉर लेजर, लेजर का मतलब ओनर, जैसे मैंने कहा था ब्रिटिश एयरवेज एरोप्लेन देती है किंगफिशर एयरवेज को किराए में, तो ये ब्रिटिश एयरवेज के लिए मैं कह रहा हूं। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए वो मैंने किंगफिशर एयरलाइन के पॉइंट से किए, लेजी के पॉइंट से किए, यूजर के पॉइंट से किए। अब मैं जो भी कर रहा हूं ओनर के पॉइंट से कर रहा हूं, लेजर के पॉइंट से कर रहा हूं। फॉर लेजर द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट शुड बी KO, KW, that is weighted cost of capital, or
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी देख लेंगे बेटे। अदर नेम्स और वर्ड्स नॉर्मली यूज इन द क्वेश्चन इन प्लेस ऑफ KO, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बेटे आप सारी स्लाइड्स देख लें, आप सारी चीजें देख लें, जिस तरह से मैंने बताया है आप कहीं पे नहीं पाएंगे बेटे। डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट रेट, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट रेट और वेटेड कॉस्ट, कुछ भी कह सकते हैं। बेटे नेक्स्ट लाइन में लिख लें, इट मे बी नोटेड दैट, सी पॉइंट पे लिख लें बेटे। तो कंसेप्ट 11 चल रहा है ना, आपने ए लिखा, बी लिखा, अब सी पॉइंट लिखिए। इट मे बी नोटेड दैट ऑल द अबव टर्म्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड फॉर टैक्स। ऊपर वाली सारी की सारी टर्म्स टैक्स के लिए एडजस्टेड है, ठीक है जी। चलिए कंसेप्ट नंबर 12 भी लगे तो लिख ले बेटे, एक पेज का 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये वैसे मैं बता चुका हूं कि अगर आपको डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया तो फिर आप इंटरेस्ट रेट का बेस लेंगे, और इंटरेस्ट रेट बिफोर टैक्स होती है इसलिए आफ्टर टैक्स करेंगे। बस यहां पे लिख दिया KD, तो लिख लें देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, लिखा बेटे 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू रिगार्डिंग डिस्काउंट रेट टू बी यूज्ड इन लेजी एंड बोरोवर। ICSI कर लें बेटे, गलती से लिखा हुआ ICAI, आप लिख लें ICSI, ओपिनियन भी लिख रहा हूं बेटे। तो there are 2 points of views regarding discounting rate to be used for lessee and borrower. ICSI suggested but don't provide a clear-cut picture on this. The best treatment is KD is equal to interest rate into 1 minus tax. लिख लिया बेटे, सी पॉइंट भी लिख लिया। ये नहीं लिखना बेटे, छोड़ दीजिए, ये नहीं लिखना। कंसेप्ट 13 में आ जाइए, कंफ्यूजन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन आइटम्स। कंफ्यूजन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन आइटम्स, कंफ्यूजन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन आइटम्स मतलब लीज के केस में भी वो है और बाइंग ऑप्शन में भी है, लोन में भी है, हायर परचेज में भी है, तो उनकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मैंने लिखा है एज सच कॉमन आइटम शुड नॉट बी, अंडरलाइन कर दीजिए, शुड नॉट बी कंसिडर्ड। एज सच कॉमन आइटम शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर आवर एनालिसिस as it will not affect our decision making. Effect नहीं, affect. As such common items should not be considered for our analysis as it will not affect our decision making. However, in the following 2 cases common items should be considered. अभी देख लेते हैं बेटे, आराम से लिखिए कंसेप्ट नंबर 13। बेटे आराम से लिखिए कंसेप्ट नंबर 13। बेटे कंसेप्ट नंबर 13, बेटे ये CS के लिए नहीं करना, मैं आपको बताऊं CS के लिए नहीं करना है, छोड़ दीजिए इसको। कंसेप्ट 14 लिख लीजिए या छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे उसको। अब हम कंसेप्ट 14 लिखेंगे, जब भी लिखेंगे अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। चलिए, मैं भूपेश आनंद, मैं CA, मैं CS, मैं CMA। आप सभी को जान के मैं ऐसे बोलता रहता हूं कि आपके मन में कुछ घृणा भावना आए, घृणा, ह्यूमिलेशन हो, और अगर आप ढीले हो तो टाइट हो जाए और कमर सीधी करके बैठे और ये सोचें कि लाइफ में जो आप चाहें पा सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट
बिलीव, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने में बिलीफ रखें, बस बेटे, और कोई बात ही नहीं है। कहते हैं इंसान का अपने ऊपर विश्वास अगर हो तो दुनिया को इकट्ठा कर सकता है, और दुनिया उसके साथ हो और उसको अपने में विश्वास ना हो तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे कीमती चीज क्या? आपका अपने पे विश्वास होना, बिलीफ कि मैं ये कर सकता हूँ, 80+ ला सकता हूँ, भूपेश आनंद की क्लासेस लेकर सारे क्वेश्चंस कर सकता हूँ, 80+ आएंगे। बेटे इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। आप समझ लीजिए अगर FM सागर है तो सागर भूपेश आनंद है बेटे, सब कुछ तो दे दिया। आइए मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि मैं इस समय जो कंसेप्ट बताऊंगा उसका मैं हल्का सा आइडिया दे दूं। लीज रेंट व्हेन पेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। मैंने कहा लीज रेंट व्हेन पेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। बेटे एक बात समझना ध्यान से, मैं नए पेज में जा रहा हूं। लेजी जब एसेट लेता है लीज में, तो बेटे लीज में उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। लेजी जब एसेट लेता है लीज में तो उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। दो क्या? लीज रेंट कैन बी पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, या तो हर साल के एंड में देगा लीज रेंट, ठीक है जी। और लीज रेंट टू बी पेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, और या आप बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर में भी दे सकते हैं। बेटे आप ईमानदारी से बताओ, आप अगर किसी घर के किराए वाले घर में रहते हो तो किराया जो किराया दे रहे हो, वो जो किराया है वो किराया आप उस घर का बेटे पहले ही दे देते हो, महीना शुरू होने से पहले या महीना खत्म होने के बाद। सोचिए आप, मेरे हिसाब से तो ज्यादातर किराया बिगिनिंग में, महीना शुरू होने की पहली तारीखों में ही दे दिया जाता है। और बेटे हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक किए, अगर क्वेश्चन साइलेंट था, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, बेटे साइलेंट है। एक लड़के ने देखा एक लड़की को तो कैसा लगा, साइलेंट है बेटे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यकीन मानिए हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक किए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमने यही बात मानी है, दैट लीज रेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट लीज रेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। बट बेटे ये बेटे अगर क्वेश्चन खुद ही कहे कि लीज रेंट बिगिनिंग में देने हैं तो बेटे फिर तो दिक्कत हो गई, फिर नहीं मान सकते कि एंड में देने हैं। तो बेटे अगर क्वेश्चन खुद कहे कि लीज रेंट आर टू बी पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो बेटे एक बात समझनी होगी कि बिगिनिंग में हम क्या करते हैं। जरा देखते हैं, मैं एक बार दोबारा से चार्ट लेता हूं। मैं कहता हूं ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। मैं एक दूसरा चार्ट भी लेता हूं, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ठीक है जी। मैंने अभी तक जो भी कुछ माना, ये माना कि मैं इस समय लीज रेंट दे रहा हूं, एंड में दे रहा हूं, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में पे कर रहा हूं, एंड